नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आइए आज हम लोग शोथ निदान के बाद वृद्धि निदान यह पढ़ेंगे। माधव निदान में हर्निया जो रहता है उसको हम वृद्धि रोग बोलते हैं और ये सर्जरी का विषय है, इसलिए काय चिकित्सा में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन माधव निदान में इसका उल्लेख किया गया है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, वृद्धि रोग के बारे में। और इसके बाद में हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि अपने ग्रंथों में क्या बताया है, क्यों बताया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। वृद्धि निदान, वृद्धि के निदान। क्रुद्धोनूर्ध्वं गतिर्वायुः शोथशूल करशरन् मुष्को वंक्षणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः प्रपीड्य दमनिर्वृद्धिं करोति फलकोशयोः दुशास्त्रमेधो मूत्रांत्रैः सवृद्धिः सप्तधा गदः मूत्रांतर्जावप्यति नीला हेतुर्भेदस्तु केवलम। इसमें ये संप्राप्ति बता रहे हैं कि कुपित हुआ और शूल और शोथ करने वाला अधोगामी वायु। अब ये वायु जो है वो अपान वायु है, जो शूल कर रहा है और शोथ करने वाला है। अंड कोशों में प्राप्त होकर संचार करता हुआ वंक्षण जांग और लिंग की संधि में और वंक्षण से अंड कोश वाहिनी धमनियों में जाकर उनको दूषित करके अंड कोश की वृद्धि करता है। तो ये जो स्कॉटल हर्निया रहता है, स्कॉटम में चला गया है, इंटेस्टाइन का कुछ भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग, और जो इंग्वानल एरिया से जाके इंग्वानल हर्निया भी है और स्कॉटल हर्निया भी है, इस तरह का बता रहे हैं। अंडकोश वृद्धि 7 प्रकार से होती है। मतलब ये स्कॉटल एरिया में जो हर्निएशन होता है ये 7 प्रकार से होती है। वात से, पित्त से, कफ से, रुधिर से, मेद से, मूत्र से और अंत्र से। मूत्र से जब होती है तो उसको हाइड्रोसिल बोला जाता है। मूत्र वृद्धि और अंत वृद्धि दोनों ही कुपित वायु के वजह से ही होती है। मतलब यहाँ पे मूत्र वृद्धि हो रही है और अंत वृद्धि वायु के कुपित होने के कारण ही हो रही है, और केवल इनके निदान में ही भेद है। तो हम इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका में क्या बताया, तो मधुकोश टीकाकार ने क्या बोला है वो देखते हैं। इसमें बोले हैं, शोथ सामान्य शोधानंतरम वृद्धि दीयते। वृद्धि रोग में भी शोथ रोग होता है, अतः शोथ और वृद्धि में समानता होने के कारण शोथ रोग के बाद वृद्धि रोग का निदान कहते हैं। वृद्धि संप्राप्तिम आह, वृद्धि की संप्राप्ति ऐसे कहते हैं। क्रुद्धो नौर्ध्वम गतिर्वायु इत्यादि, मतलब क्रुद्धो नूर्ध्व गतिर इत्यादि से ये बता रहे हैं। अनूर्ध्वम गतिरधो गतिर वायु भी प्राप्य चर गच्छन वंक्षण तो मेढ्र जंघा संदेह सकाशात फल कोशाभि वाहिन्या रीति फलम च कोशस्य फल कोशो अथवा फलयो कोशो तद्वदा धमनिश्च प्रपीडश्च संदुष्य वृद्धिम करोति। मतलब अनूर्ध्व गति अर्थात अधर शरीर की और सरकने वाला क्रुद्ध वायु अंड कोशों में पहुंचकर गति करता हुआ वंक्षण अर्थात मेढ्र और
जंघा के संधि के समीप से जो इंग्वानल एरिया है, वहां फल कोशाभी वाहिनी अर्थात फल और कोश अथवा फलों के जो दो कोश होते हैं उसमें वहन करने वाली धमनियों को पीड़ित करके वृद्धि रोग को उत्पन्न कर देता है। फल कोशे रीति द्विवचनम उपलक्षणम तेनेक दोषे अपि दृश्यमाना वृद्धि सांगता न वृद्धि रीति किंचक्तो च संज्ञायाम इत्येन निंजतो वृद्धि शब्द पुल्लिंगवत् तिन्नस्तु स्त्रीलिंग वृद्धि कुरंडो अभिधीयते। तो मतलब फल और कोश इन दोनों में द्विवचन के तो उपलक्षण मात्र है, क्योंकि फल और अंड भी दो होते हैं। और कोश, कोश मतलब थैला और अनावरण जो स्कॉटल एरिया होता है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि दोनों में वृद्धि रोक हो जाए, ये दोनों किसी भी में भी हो सकते हैं। यहाँ वृद्धि शब्द से सर्वनाम देकर पुंमंत और पुल्लिंग वाचक सूचित करते हैं। और दूसरा ये बता रहे हैं कि वृद्धि रोग में भी शोथ के समान एक उठने वाला रोग है, और शोथ के पश्चात वृद्धि रोग का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम वृद्धि रोग की संप्राप्ति कहते हैं कि क्रुद्ध रुक्ष शीत और लघु पदार्थों के अति सेवन से क्रुद्ध हुआ वायु नीचे की ओर बस्ती प्रदेश में गति करता हुआ वंशन संधि से अंड कोशों में पहुंचकर फल कोशा वाहिनी अर्थात अंड कोश वाहिनी धमनियों में वो पीड़ित करके एक अथवा दो अंड कोशों में वृद्धि कर देता है। मतलब एक में भी हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है। यह वृद्धि रोग 7 प्रकार का होता है: वात से, पित्त से, कफ से, रक्त से, मेद से, मूत्र से और आंत्र वृद्धि। इन 7 में मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि ये दोनों वात प्रधान होते हैं, किंतु कारण वृद्धि से उनका पृथक निर्देश किया गया है। मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि वायु से हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक में मूत्र की वृद्धि हो रही है, एक में आंत्र की वृद्धि हो रही है। आगे पढ़ते हैं। आप लोग को कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। और हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो इस तरह से ही लेके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, तो हमें सब चीज मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद में क्या बताया। तो वात आदि भेद से वृद्धि के लक्षण, वातज वृद्धि के लक्षण क्या बता रहे हैं? वात पूर्ण धृति स्पर्शो रुक्षो वाताद हेतु रुक। पित्त वृद्धि के लक्षण क्या बता रहे हैं? पक्वदुम्बर संकाशा पित्ता दाहौष्म पाकवान। कफज वृद्धि के लक्षण क्या बोल रहे हैं? कफा शीतो गुरु स्निग्ध कंडुमान कठिनो अल्परो। रक्तज वृद्धि के लक्षण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण शोफावृता पित्त वृद्धि लिंगश्च रक्तजः। मेध वृद्धि के लक्षण क्या बोल रहे हैं? कफवन मेधसा वृद्धि मृदुस्ताल फलोपमः। मूत्रज वृद्धि के लक्षण क्या बोल रहे हैं? मूत्र धारणशील मूत्रजा सतु गच्छतः अम्भो भी पूर्ण धृतिवत शोभम याति सनुंग मृदु। मूत्रकृच मदस्याच चालयन फलकोशयो। मतलब वात से जो अंडकोश वृद्धि होती है उसमें अंडकोश का स्पर्श वायु से भरी हुई मशक के समान मालूम होता है, रुक्ष होता है और बिना कारण पीड़ा होती है। ठीक है, ये वायु की वजह मशक, मतलब जैसे किसी ना किसी चीज में हवा भरी हुई है, बलून टाइप, उसमें रुक्ष होता बहुत होती है, बहुत पेन होता है, वहां पे वायु भरा हुआ रहता है। अंडकोश में वृद्धि होती है, यहाँ पे स्क्वाटल एरिया में पूरा वृद्धि हुआ है। पित्त से अंडकोश में पके गुलर के समान वृद्धि होती है। जैसे गुलर होता है, उदुम्बर का फल होता है पका हुआ, उस समय उस तरह से वो रेड ऐसा दिखता है। और उसमें दाह होता है, उष्मा और पाक होता है। स्क्वाटल एरिया में जब वृद्धि में अंडकोश शीतल, भारी, चिकना और कठोर हो जाता है, थोड़ी पीड़ा और खुजली होती है, तो ये कफ से होता है। मतलब ईचिंग भी हो रहा है, ठंडा स्पर्श है, भारी है, चिकना और कठोर होता है। जब रक्त से वृद्धि होती है तो पित्त की वृद्धि के जो लक्षण है और काले फोड़े निकलते हैं, ऐसा बताया रक्त से होने से। मेद के कारण जो वृद्धि होती है उसमें कफ की वृद्धि के समान लक्षण होते हैं। अंडकोश कोमल और लाल रंग ताल का जो ताड़ का फल होता है उसके समान होता है। जिसमें मूत्र धारण करने का स्वभाव पड़ जाता है उसे मूत्रज वृद्धि कहते हैं, जिसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। इसमें अंडकोश कोमल होते हैं, पीड़ा होती है और चलते समय पानी से भरी हुई मशक के समान हिलते हैं। उसमें ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, हाइड्रोसिल। मूत्र कृच्छ के समान पीड़ा होती है, दोनों अंडकोश चलायमान होते हैं। इसका टीकाकार क्या बताते हैं वो देखते हैं। इसमें बोले वातजादि नाम मूत्र जानता नाम वृद्धि नाम क्रमेण लक्षण्या वात इत्यादि हेतुर्मिति अभिनिमित्तो दाहादि रूप रक्तज कर्ण शोफटावृत्ति पित्त वृद्धि लिंगाद्यार्थ अधिकम तेन हेतु लिंग चिकित्सा भेद रक्तज वृद्धि पृथक गण्यते मेदोजे ताल फलोपम इति पक्व ताल फलमिव नील वर्तुला।
मूत्रजय मूत्रकृच्छ मिति मूत्रकृच्छ वेदना। चालयन फलकोशयोरिति फलकोशयोश् चालयन चलो भवन तिस्ततो गच्छन स्वधः स्यात् चाल्यन्निति स्वर्तिकोणिच। मतलब वातज से मूत्रज पर्यंत जो 6 वृद्धियों का क्रमशः लक्षण कहते हैं। वातेत्यादि जब बोल रहे हैं, स हेतु रुक, अर्थात बिना किसी कारण से तोदादि हो जाते हैं। रक्तज वृद्धि के लक्षण यद्यपि पित्तज वृद्धि के समान होते हैं, किंतु रक्तज वृद्धि में कृष्ण वर्ण के स्फोट निकल आते हैं। मतलब यहाँ पे रक्तज वृद्धि होती है ना, तो स्फोट स्फोट ऐसे फोड़े फोड़े निकल जाते हैं। और ये बोल रहे हैं कि हेतु लक्षण चिकित्सा विधि से रक्तज वृद्धि को पित्तज वृद्धि से पृथक माना है। पित्तज वृद्धि में बर्निंग होगा और पका हुआ उदुम्बर की तरह ऐसे अंडकोश ऐसे फुला फुला लगेगा। लेकिन रक्तज वृद्धि में काले फोड़े भी आ जाते हैं, इसलिए अलग अलग है। और मेदज वृद्धि में अंडकोश पके हुए ताल फल के समान स्थूल नील और वर्ण का और गोल सा होता है। मूत्रज वृद्धि में मूत्र कठिनता से उतरता है, मूत्रकृत के समान पीड़ा होती है, जो हाइड्रोसिल में होता है। और चालन फलकोश अर्थात जलपूर्ण मशा के समान अंडकोशों में इधर उधर थलथलाता हुआ नीचे की ओर लटक जाता है। चालन यहाँ स्वर से अणिंच प्रत्यय होता है। अब वातादि मूत्रांत 6 वृद्धियों के लक्षण कहते हैं। वातज वृद्धि में अंड कोशों का स्पर्श वातपूर्ण मशा के समान प्रतीत होता है, अर्थात दबाने के समय लक्षण फिर उभर जाता है। जहां पे वायु वाला है, उसको दबाया तो दब जाएगा, फिर उभर जाएगा क्योंकि वायु रहता है। रुक्ष स्पर्श और बिना किसी कारण से विशेष रूप से उसमें पीड़ा होती रहती है। पित्तज वृद्धि का वर्ण पके हुए गुलर के समान लाल वर्ण का होता है तथा उसमें दाह उष्णता और पाक होता है। कफज वृद्धि में अंडकोशों में स्पर्श में शीतल भारी स्निग्ध और कठिन होते हैं, उसमें पीड़ा तो कम होती है किंतु खुजली बहुत ज्यादा होती है। रक्तज वृद्धि में पित्त वृद्धि के समान ही लक्षण होते हैं, किंतु इसमें अंडकोश के चारों ओर काले काले फोड़े निकल जाते हैं। यही दोनों में भेद है। मेदो वृद्धि के भी लक्षण कफज वृद्धि के समान होते हैं, किंतु कफ वृद्धि कठिनता से होता है और वह मृदु अर्थात कोमल स्पर्श होता है। इसके अतिरिक्त वर्ण और आकार से पके हुए तालफल के समान नील वर्ण एवं गोलाकार होता है। मूत्र वृद्धि में मूत्र को रोकने वाला मनुष्य को होता है, जो मूत्र वेग को रोक रहा है उसको होता है। और यह चिरकाल तक अंदर को मूत्र अंडकोश में उतरता है और चलते समय अंडकोश पानी से भरे हुए मशक के समान छल छलाते हैं। स्पर्श में कोमल होते हैं और उसमें पीड़ा भी होती है। धीरे धीरे मूत्र घूमता हुआ अंडकोशों से निचले भाग में पहुंच जाता है। साधारणतया मूत्र कठिनता से उतरता है और मूत्र त्याग के समय पीड़ा भी होती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो मतलब यंग थे, 18-20 साल के थे। और यहाँ आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी का। तो वो लोग जब आए ना, तो उनको ऐसे ही था स्क्वाटल एरिया में। मतलब मेरे प्रैक्टिस में जो है वो मैं बता रहा हूँ, तो किसी किसी को हाइड्रोसिल था। तो जब भी वो, उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी वो रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, जब रिटर्न पास कर देते हैं ना, तो वहां पे जब फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में रनिंग करना होता है। जैसे 1 माइल को भागना है 1.5 किलोमीटर तक, 3 मिनट में भागना होता है, रनिंग करना होता है। फिर कुछ पुशअप्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सारे कपड़े निकाल के और जो टेस्टिकल है ना, उसको एक अलग तरीके से दबाया जाता है और पेशेंट को बोला जाता है कि खांसो। अगर वो खांस रहे हैं और कुछ भाग नीचे आ रहे हैं, तो वो समझ लिया जाता है कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आए मेरे पास जिनको हाइड्रोसिल का शुरुआत था, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री। तो उनको रिजेक्ट करके बोला गया कि आप जाओ पहले सर्जरी कराओ, सर्जरी कराने के बाद फिर से चेक करेंगे। तो फिर चेक किया, तो अगर वो ठीक हुआ तब उनको फिर से ले लिया गया। तो वो लोग फिजिकल में फेल हो गए थे, तो इनको टाइम मिलता है, चांस मिलता है कि आप सर्जरी करा के आओ। और यहाँ पे जो जो बताया ना, वैसे हर तरह के मैंने पेशेंट देखे हैं। किसी को मेदोज टाइप का था वृद्धि, किसी को आंत वृद्धि भी था हर्निया, किसी को, तो जिनको आंत वृद्धि था तो उन्होंने वजन उठाया था। इसी तरह से वेरिकोज सील वाले भी पेशेंट है, जो वेगों का धारण करके आते हैं और फिर उनका जो स्पर्मेटिक कॉर्ड वगैरह रहता है वो ऐसे खिंच जाता है, जैसे च्युइंगम हो जाता है ना, वैसे खिंच जाता है और उनको वेरिकोज सील हो गया। कुछ मैंने ऐसे देखे कि वायु के वजह से हाइड्रोसिस जैसे सिम्टम थे, दबाने पे वायु भरा है ऐसा लग रहा था, किसी का पित्त बढ़ा हुआ, किसी का मेद बढ़ा हुआ। जो भी चीजें बताई है ना, सब मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है। तो वो आर्मी एयरफोर्स नेवी में लेते नहीं है। जब वो सर्जरी करके वो देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन,
सोनोग्राफी वगैरह करके देखते हैं, जब देखते हैं कि पूरा ठीक है तभी उनको फिर से लिया जाता है। आप लोग का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं? किसी ने ऐसे पेशेंट देखे हाइड्रोसिल वगैरह के? कंचन मैम, आपके प्रैक्टिस में आए हैं क्या ऐसे पेशेंट? या महेंद्र सर, किसी का एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे सर और ये पढ़। तो हाइड्रोसल का पेशेंट है, इसके लिए हमारे यहाँ करते हैं उसमें कि जिस जिस तरफ हो उस तरफ, जिस तरफ भी उसकी पानी भरा रहता है अंडकोश में, जी। उधर की साइड के हाथ को ऊपर किसी किसी पेड़ वगैरह से किसी से उसको यहाँ पकड़ा के लटका दो, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा नीचे से दबाते हैं, और उसमें से वो पानी अपने आप ही 10-15 दिन का हो जाता है। उसको संग में जो धायपुष्प होते हैं, इनका इनका लेप करवाते हैं, तो उससे 15-20 दिन में उसको रिलीफ मिल जाता है सर। जी। और ये जो हर्निया रहता है, स्क्वाटल हर्निया, उसमें तो वो ऊपर सर्जरी करके फिर मैश बैठाना पड़ता है। जी। और किसी का कोई अनुभव है तो बोल सकते हैं। यही आंत वृद्धि के लक्षण बता रहे हैं, स्कॉटल एरिया में हर्निया हो जाता है। तो इसके पेशेंट कैसे आते हैं तो ये बता रहे हैं, वात कोपी भी राहा रहे, शीत तोयावगाह नहीं, धारणे रण भाराद्व विषमांग प्रवर्तन ही, शोभणे शोभितो अन्यश्च क्षुद्रा अंतरावयवम यथा यदा। अंतर्वृद्धि की संप्राप्ति क्या बतले? पवनो विगुणीकृत्य स्वनिविशो अधो नयेत, कुर्याद वंक्षण संधिस्थो ग्रंथ्याभम शवथुम तदा। अंतर्वृद्धि के लक्षण क्या बता रहे? उत्पेक्षमाणस्य मुष्क वृद्धि, मादमान रुक स्तंभवर्ती स वायु, प्रपीड़ितो अंत स्व स्ववाद प्रयाति, प्रधाम मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः। अंतर्वृद्धि रसाध्योयम वात वृद्धि समाकृति। अब इसमें हेतु भी कितना अच्छे से बता रहे हैं कि और ये पहले से हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम है ना ये पहले से हो रहा है। और ये जो शल्य प्रधान धन्वंतरी संप्रदाय के लोग हैं उनके पास ये पेशेंट जाते हैं, तो ये पहले से है। तो पहले के जमाने में क्या होता था और आज भी यही चीज हो रहा है, हेतु का स्वरूप बदल गया लेकिन ये सब वही है कि वायु को प्रकोपित करने वाले आहार करने से, जैसे रुक्ष चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई चीजें जिसमें घी वगैरह नहीं है, ड्राई चीजें खा रहे हैं, फिर शीतल जल में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कुएं में नहा रहे हैं या फिर स्विमिंग टैंक में नहा रहे हैं जहां ठंडा पानी बहुत ज्यादा है, या नदी में नहा रहे हैं, और मल मूत्र आदि के वेगों को रोक रहे हैं। जो लोग मल मूत्र आदि के वेग ना होने पर भी उनको निकालने का उद्योग कर रहे हैं, वेगा न धारित ना उदीरित, जबरदस्ती मल को निकालना, मूत्र को निकालना, ऐसे जबरदस्ती निकालने से भी प्रॉब्लम होती है। या फिर भारी बोझ उठाने से, बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे, बहुत मार्ग चलने से, अंगों को विषम चेष्टा करने से, बलवान से युद्ध करने से, दृढ़ धनुष को खींचने से आदि वायु को कुपित करने वाले अन्य कारणों से प्रकुपित हुई वायु छोटी छोटी आंतों के स्थान को दूषित करके आंतों को उसके स्थान से नीचे ले जाता है और वंक्षण की संधि में ग्रंथि के समान शोथ कर देता है। वंक्षण में कर रहा है, इंग्वानल रीजन में एक ग्रंथि के समान शोथ कर रहा है तो इंग्वानल हर्निया हो रहा है। यदि इसकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो कुछ दिनों में यह शोथ अंडकोश में हो जाता है, इसे अंतर्वृद्धि कहते हैं। इसमें पेट फूलता है, अंडकोश में पीड़ा होती है, अंग जकड़ जाते हैं, दबाने से वृद्धि शब्द के साथ भीतर को बैठ जाती है और छोड़ने से फिर वैसे ही फूल जाती है। मतलब दबाने से वो अंदर चला जाएगा फिर से आ जाएगा वहां पे, क्योंकि पेरिटोनियम लेयर है वो फट गया है अंदर से, और वो इंग्वाइनल रीजन से आके फिर वो स्कॉटल एरिया में आ रहा है। अंतर्वृद्धि असाध्य होती है, मतलब ऐसे मेडिसिन से तो ठीक होती नहीं है। कुछ लोग कॉइन डाल के उसको अंदर डालते हैं, या फिर वो अग्निकर्म करते हैं, पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे बीच में ये करते हैं, अग्निकर्म करते हैं, या सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, सहचरादि कषाय देते हैं, चिकित्सा किया जाता है लेकिन ये ठीक नहीं होता है। बहुत ही रेयर केसेस में ही ठीक होता है। अगर वो फट के नीचे आ रहे हैं पेरिटोनियम लेयर तो वो ठीक नहीं होगा। इसके लक्षण वात वृद्धि के समान होते हैं। हम लोग के बीएमएस के टाइम पे सर्जरी में ये सारे क्वेश्चंस आते थे हर्निया पे। तो अंड कोशों के आंत उतरने पर ही असाध्य होती है, वैसे याप पे है। याप पे मतलब जब तक चिकित्सा करे तब तक ठीक है, अंदर दबा रहे तब तक वो ठीक है, नहीं तो वो फिर से आ जाएगा। अन्य ग्रंथों में ब्रग्न के लक्षण भी लिखे हैं, यथा अत्यंत अभिसंधि, भारी अन्न सेवन करने से नीचे गए हुए कुपित दोष वंक्षणों की संधि में ग्रंथि के समान सूजन उत्पन्न कर देते हैं। इसमें ज्वर और शरीर में पीड़ा आदि विकार भी हो जाते हैं।
आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं टीका बताता हूँ। टीका में क्या बता रहे हैं कि पूर्वोक्त 6 विद्रोहियों के बाद अंतर से संबंध रखने वाली जो 7वीं अंत वृद्धि के निदान लक्षण आदि कहते हैं। वायु को प्रकुपित करने वाले रुक्ष कटु तिक्त आहारों के आहार द्रव्यों के अधिक सेवन करने से तथा शीतल जल में अवगाहन करने से, शीत काल में तालाब आदि में अधिक मज्जन करने से अथवा तैर कर पार करने से, जहां पे ठंडा चिल्ड वाटर है वहां पे झील वगैरह में जा रहे हैं, मल मूत्र आदि के उपस्थित वेगों को रोकने से और बिना ही वेग के बलपूर्वक मल मूत्र को निकालने से, वेगों को उदीरण करने से, अनियमित बोझ उठाने से, अधिक मार्ग चलने से, अंग के विषम न्यास से, मतलब अंग को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, जैसे जिम में जा रहे हैं और टेढ़ा मेढ़ा अंग को कर रहे हैं। या फिर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि रेलवे में लोग जाते हैं तो ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो जनरल बोगी में लोग कैसे उल्टा पुल्टा, और जो लॉन्ग रूट की ट्रेन रहती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें तो लोग कैसे भी सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं। जो मजदूर वर्ग उनको ये सारा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कैसे भी बैठ रहे, सो रहे, जाग रहे, अनियमित बोझ उठाने से, अधिक मार्ग चलने से, अंतरों के विषम न्यास से, और इसी प्रकार शरीर को शुद्ध करने वाली चेष्टाओं को करने से। लोग जिम में जाते हैं, वेगों को धारण भी कर रहे हैं और जिम में वजन उठा रहे हैं, और उनको बाद में वेरिकोसिल हो जाता है। अचानक वजन उठाने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और वायु जो है प्रकुपित हुआ शुद्रांत के किसी भार को विगुणित करके अपने नियत स्थान से उखाड़ कर नीचे की ओर अर्थात उदर छदा के गवाक्ष द्वारा गवनी मार्ग से उस अंतर को वंक्षण संधि तक पहुंचा देता है। और वंक्षण संधि तो वहां वायु वहां गांठ के समान शोध कर देता है। ऐसी अवस्था में चिकित्सा न करने पर वायु वंक्षण संधि से उस विगुणित अंतर को अंडकोशों तक पहुंचा देता है। और जब अंडकोश फूल जाते हैं उनमें पीड़ा होती है, स्तंभ अर्थात जकड़न होती है, दबाने से वह वायु उस अंतर को ऊपर अर्थात अंडकोश में वंक्षण तक अथवा इससे भी ऊपर अपने स्थान तक पहुंचा देता है, और छोड़ देने पर फिर नीचे अंडकोशों तक सरकाकर पूर्व लक्षण उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार इन अपने तथा वात वृद्धि के लक्षणों से युक्त अंत वृद्धि असाध्य होता है। अब इसमें जो मूत्र वृद्धि है उसके बारे में टीकाकार क्या बोलते हैं कि पूर्वक 7 प्रकार के वृद्धि लक्षणों में मूत्र वृद्धि भी एक भेद है, जिसकी निदान संप्राप्ति और उसके प्रकरण में कह गए हैं। वास्तव में मूत्र वृद्धि तो शायद किसी को हो, और मूत्र को अधिक देर तक रोकने से मूत्राशयस्थ वायु जो है 13 प्रकार के मूत्राघात का मुख्य कारण बन जाता है। वैसे यहाँ दबाव बस्ती की अपेक्षा अंडकोशों पर अधिक पड़ जाता है, जिससे अंडकोश फूल जाते हैं। इसलिए मूत्र रोग जन्य वृद्धि सुगमता समझा जा सकता है। मूत्र वृद्धि के नाम से प्रख्यात होने वाले इस रोग को अंड तरल वृद्धि कहा जाए तो अधिक उपयुक्त रहेगा। वास्तव में यह नहीं, अथवा उसी प्रकार का तरल होता है जो किसी तरह से जलोदर में भर जाता है, उसी तरह का फ्लूइड होता है। इसको मूत्र भी बोल सकते हैं या फिर एक तरल पदार्थ रहता है। इस तरल वृद्धि या जल वृद्धि में भी अंडकोशों में श्लेष्मी कमला में एक प्रकार का तरल भाग भर जाता है, जिससे अंडकोश मशक की तरह छल छलाया करते हैं और सूर्य की रश्मियों के समान वह चमकते भी हैं। जैसे जलोदर में जल में व्रीहि मुख यंत्र से, कैनुला से समय समय पर रक्त निकाला जाता है, सॉरी मूत्र निकाला जाता है, जैसे टैपिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अंडकोशों से जल को भी व्रीहि यंत्र से बाहर निकाला जाता है। और कुछ काल के बाद अंडकोश अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं, किंतु कालांतर में धीरे धीरे बढ़ने वाला तरल उसमें पूर्ववत दिखाई देने लगता है। और यह क्रम यावत वायु चलता रहता है। अंग्रेजी में इसको हाइड्रोसिल कहते हैं। प्रायः सब प्रकार के वृद्धियों में अंडकोश फूल जाते हैं। कई मनुष्यों में जब यह 8 8 से लगभग हो जाते हैं तो उनको चलने उठने बैठने चलने फिरने में कष्ट होता है, और इस कष्ट को सहन करने में अभ्यस्त हो जाते हैं तथा अपने स्वाभाविक कार्यों को यथाकंचित दूसरों की सहायता से भी चलाते रहते हैं। ऐसे रोगियों के भाग्य में गृहस्थ सुख नहीं होता है, मतलब वो लोग सेक्स नहीं कर सकते, इंटरकोर्स नहीं कर सकते। वो लोग अगर करते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, और वो लोग देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। फिर अंत वृद्धि विवेचन, जहां पे गर्भोत्पत्ति से पूर्व अंड वृक्कों के समीप रहते हैं, धीरे धीरे सरक कर विटप संधि के मार्ग से होते हुए अपने कोशों में अवस्थित हो जाते हैं। यही वह मार्ग है जिससे होते हुए छोटी अंतड़ी अंड कोशों तक पहुंच जाती है। मतलब यहाँ पे विकृति हो रही है। अब अनडिस्टेंडेड टेस्टिकल्स, ये भी एक व्याधि होती है कि टेस्टिकल्स नीचे से अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी विकृति होती है। और जो ये हर्निया होता है, ये क्या होता है, इंग्वानल रीजन से आके धीरे धीरे सरक के और अंडकोशों तक जा रहे हैं। वहां पे रस वाहिनियां बहुत सारी होती है, कोशिकाएं, धमनियां, सिराएं भी बहुत रहती है। उदर भित्ति के नीचे ऊपर
और आर पार आती जाती रहती है, किंतु उनके मार्ग इतने संकुचित होते हैं कि सिवा उनके अन्य किसी वस्तु के आने जाने की संभावना नहीं रहती है। अंड कोशों में प्रवेश करते समय अंडों के साथ लिपटी हुई उदर कला भी जाती है, मतलब पेरिटोनियम लेयर भी चला जाता है, और अंततः वही कला अंड और अंडधारक रज्जुओं को आवरण बन जाती है। अंडों में प्रवेश करते समय वह छिद्र इतना संकुचित हो जाता है कि उसमें से अणुधारक रज्जुओं के अंदर कोई द्रव्य नहीं जा सकता है। अस्वाभाविक अवस्था में यह मार्ग बंद नहीं होता है और सीधा खुला रह जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य पूर्वक वात प्रकोप आहार विहार सेवन करे तो प्रकुपित वायु शुद्धांतर के किसी अवयव को विगुणित करके उस मार्गों द्वारा अंड कोशों में पहुंच जाता है। प्रथमावस्था में वो गांठ होती है, और वह गांठ खांसने पे, जोर से प्रवाहन करने पर, खड़ा होने पर या पेट पर जोर करने से बढ़ जाता है। यदि ये इस गांठ को रखकर खांसा जाए तो सरसराहट प्रतीत होती है, और दबाकर पेट की ओर धकला जाए तो गुड़गुड़ाहट या कुड़कुड़ाहट प्रतीत होती है। कई बार प्रकार पेरिटोनियम भी नीचे उतर जाता है। ऐसी दशा में दबाने और खांसने में सरसराहट नहीं होती है, न गड़गड़ाहट होती है। अंत वृद्धि का अर्थ है इंग्वाइनल हर्निया, या अंडकोशों में पहुंच गया तो इसको स्कॉटल हर्निया बोलते हैं। और मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है। इस पर आरती मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आरती हेलो। मैम, हाँ जी मैम बताइए। प्रणाम सर। सर मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था सर। जैसे फीमेल्स में पोस्ट डिलीवरी डायस्टाइसिस रेक्टाई सर उसमें गैप आ जाता है। तो बहुत सारी लेडीज में सर पोस्ट डिलीवरी ये अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है। तो उसमें सर हम कैसे समझें और क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? मतलब बहुत कम रहता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं रहता। खांसने पर ही थोड़ा सा डिस्टेंड होता है, उसके बाद वो खुद से अंदर चले जाता है। बट उनको जब भी वो वेट उठाते हैं या पोस्ट डिलीवरी जब भी ऐसा रहता है, तो उनको ये बहुत सारी लेडीज में होता है डायस्टाइसिस रेक्टाई में गैप आ जाता है। तो उसको कैसे हील करें, मतलब आयुर्वेद में मेडिसिनल भी और कुछ सर इसके बारे में गाइड करें आप भी और पर अंजना भी। अंजना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं क्या? कुछ अनुभव है अंजना मैडम? इसमें कभी कभी क्या होता है कि वो जो ये रहता है यूरिनरी ब्लैडर या फिर रेक्टम का एरिया, वो इधर उधर सरक जाता है जब जोर लगा के अगर डिलीवरी हो रही है तो इस पे हम लोग तो यही देते हैं कि सहचरादि कषाय देते हैं, बस्ती देते हैं हम लोग, मात्रा बस्ती देते हैं। कभी कभी उत्तर बस्ती देना पड़ता है, मूत्र मार्ग से हम लोग को उत्तर बस्ती देना पड़ता है। और और मात्रा भी किस चीज का देंगे, मतलब ऐसा अगर पेशेंट हो? हाँ, तो वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ देना है तो सहचरादि तेल, क्षीर तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, और धन्वंतर तेल, शुद्ध बला तेल, लाक्षा तेल बहुत अच्छा काम करता है, या बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, या अश्वगंधा तेल, वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ देना है ऐसे। सर इसमें मेरे पास एक पेशेंट था, वो पूरा था, उसको पता नहीं, मैंने एक महीना ट्रीटमेंट किया था, तो काफी रिलीफ मिला था। उसको चंदन बला लाक्षादि तेल की जो बस्ती दी थी, और जो सिर्फ विष्णु तेल है उसकी मैंने मालिश करवाई थी, और संग में वृद्धिवाद का बटी दी थी, और उसमें स्नेह स्वेदन दिया था, तो उसको काफी रिलीफ था। 15 दिन बाद में वो आई थी, 15 दिन के बाद फिर वापस वो मेरे पास नहीं है, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ उसका। लेकिन 15 दिन में जब आई थी उसके बाद में कहा उसने मेरे पास बहुत आराम है, और अब मुझे वापस जैसे वजन वजन उठाने से उस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। जी, वृद्धिवादी का बटी बहुत सही बताया आपने सर। हाँ, ये मेरे से ध्यान में नहीं आ रहा था। सर प्रणाम सर। हाँ मैम ये इसी के ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। 1 साल तक अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि ये मेरे को हुआ था। तो आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी ना वेट ज्यादा था, तो ये मेरे को खुद हो गया था। लेकिन 1 साल के बाद ये अपने आप ही, जैसे जैसे आपका वेट लूज होता जाता है ना, तो ये अपने आप ही अंदर चली जाती है, और फिर आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। मैम एक पेशेंट है मेरे पास, उनको 3 इयर्स हो गया है डिलीवरी का, बट अभी तक वो ठीक नहीं हुआ रहता है, वो बढ़ गया है। उनका जो गैप है 5.5 सेंटीमीटर है। अभी 2 दिन पहले ही वो मेरे पास आई थी, तो उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसको ये सब कुछ पोस्ट डिलीवरी हुआ। उसका मतलब उस समय जो 45 डेज का हमारा सूतक काल रहता है, तो उसमें उसको कोई भी केयर नहीं थी। उसने सब मिर्ची वाला खाना, ऑयली खाना, ये मतलब जो भी मतलब अपथ्य आहार है वो सारा कुछ लिया। और सर एक और केस ऐसा है, उसमें मेल पेशेंट है सर, उसका मतलब बहुत ऐसा हिस्ट्री है। 24 ईयर से सर, 24 साल से सर उसका ट्रैवलिंग है 4 आवर का पर डे। और सर वो वेग धारण उसका रहता ही था। तो सर अभी उसको क्या इश्यू आ रहा है कि अगर वो मतलब उसको प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल है, पर उसको जब भी वो पानी
पी लेता है तो उसको यूरिन प्रॉपर आता है। अगर पानी नहीं पीता तो उसके पेरिनियल एरिया में और उसका जो पेनिस का एरिया है सर, वो पूरा रेट्रोवर्जन हो जाता है, उसको पूरा रेट्रोवर्ट होकर सर उसको एक्सट्रीम पेन होता है और उसको वहीं पर बैठ जाना पड़ता है। ऐसा होता है जैसे वो एग्जॉस्ट हो गया वो पेशेंट। तो उसको सर 24 ईयर से वो ऐसे कर रहा है कि यूरिन और मोशन का वेग रोक रहा है और 4 घंटे का रोज का ट्रैवलिंग है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो सर ऐसे केस में भी हम क्या कर सकते मूत्र हैं, क्योंकि ये भी वेगावरोध इससे की जो related है। चिकित्सा बताइए, अवगाहन करना है, बस्ती बताए, उत्तर बस्ती बोला है, मूत्र वेगावरोध की वजह से सब हो रहा है ना? तो तो जो इसमें भी चिकित्सा सर क्या हम नीरुबस्ती दें या सिंपल मात्रा बस्ती से ही हल हो जाता है? दोनों निरू भी देना पड़ेगा, मात्रा बस्ती भी देना पड़ेगा। और दशमूलारिश तो ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। और कुछ लोग जो मूषक सिद्ध तेल होता है उसका बस्ती देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ आता है। जो चूहे को मार के मूषक सिद्ध तेल बनाया जाता है। आपको मात्रा बस्ती तो देना ही पड़ेगा, सहचरादी तेल का दीजिए या क्षीरबला का दीजिए या धन्वंतर तेल का। और फिर देखिए रिजल्ट, जितना वायु का प्रकोप हुआ है और ये मसल जो है इधर उधर हो गए वायु के प्रेशर, वो सब ठीक हो जाएंगे। सर उसको एक और चीज होती है कि जब भी उसको यूरिन आता है ना, उसके जो एनस एरिया है, एनस एरिया और रेक्टम के अंदर सर उसको इचिंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। तो सर उसको कृमि जन्य हम मानेंगे। कृमि जन्य भी है, कफज भी है, क्लेद भी है। तो यहाँ पे हमें कफग्न कृमिग्न ऐसी दवाइयां भी देनी पड़ेगी। तो सर अगर डायरेक्ट विडंग तेल का हमने वस्ती देना है तो कितना हाँ, विडंग तेल दे सकते हैं? अभी वो पेशेंट का एज क्या है उस हिसाब से देखिए तो। सर 54 ईयर्स एज है। तो मैं तो अपने प्रैक्टिस में 100 ml तक देता हूँ। कुछ लोग 60 ml देते हैं। मतलब प्योर विडंग रहेगा उसमें, उसको सिद्ध कर जो तेल बनाएगा उसमें, हाँ मतलब हम 100 ml तक हम उसको दे सकते हैं। हाँ, और तेल का बस्ती देते ही देखिएगा उसमें जितना ऐसे जो कड़कपन आ गया है, स्त्रंस व्यास व्यध, जो बताए ये वायु की वजह से होता है। जब हम वायु का शमन करने के लिए स्नेहन देंगे, बस्ती देंगे, अपान वायु पे काम करेंगे, तो अपने आप वो सारी चीजें ठीक होती जाती है, धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और पंचकोल वगैरह दीजिए, अगर कफ है तो पंचकोल, त्रिकटु, और आम पाचकवटी, लशुनादिवटी, जो कटु रस और तिक्त रस वाले द्रव्य वो दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। सर मसल्स के मामले में गोपाल तेल का बहुत सारा रसिक गोपाल तेल का। हाँ, गोपाल तेल है लेकिन वो महंगा भी है। हाँ हाँ महंगा है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ जी। सर उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, जो आपका चंदन बला लाक्षादि तेल है ना सर, जो वो हाँ वो सिद्ध किया हुआ सर, वो जो दूध के साथ भावना हाँ से, सर हाँ उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, बहुत सारे पेशेंट्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। हाँ, वो मैंने आपको भेजा था 101 आवर्ती वाला। हाँ हाँ सर, उसका हाँ बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है। हाँ ठीक है। तो अभी हम सेशन थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आधा घंटा हो गया है। और अब हम 7 बजे मिलेंगे अष्टांग हृदय के सेशन में। तब तक, और ये थैंक अध्याय भी खत्म हो गया है। थैंक यू मैम। अब हम 7 से 7:30 पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रणाम।